अध्याय 117 दानवी आंख मकड़ी महिला। शन्हू विला जिले से निकलने के बाद दोनों नज़दीक के नानशान आवासीय जिले की ओर तेजी से बढ़े। आवासीय जिले तक पहुंचने से पहले ही उनका सामना सड़क रोके हुए ज़ॉम्बी के एक समूह से हुआ, जिसका नेतृत्व एक विशाल पंजे वाला ज़ॉम्बी कर रहा था। हालांकि मयंक ने पूरी रात वध किया था, पर शोर और लैम्प ट्री की चमक ने आसपास के राक्षसों को भी अपनी ओर आकर्षित किया था। मुख्य क्षेत्र को साफ कर दिया गया था, पर राक्षसों का इधर उधर बिखरा होना कोई असामान्य बात नहीं थी। गर्र विशाल पंजे वाला ज़ॉम्बी उन पर झपटा, उसके पीछे 30 से अधिक अन्य ज़ॉम्बी भी थे। तीशा, शांत और संयमित, ने अपने हाथ में ब्लड स्पिरिट की पुस्तक को बुलाया और दानवी आंख मकड़ी महिला उसके सामने प्रकट हुई, एक परछाई की तरह विशाल पंजे वाले ज़ॉम्बी की ओर तेजी से बढ़ी। दानवी आंख मकड़ी महिला की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। अचानक उसके माथे पर बनी दानवी आंख जल उठी, उसका गहरा लाल प्रकाश टिमटिमाया। दहाड़ते हुए विशाल पंजे वाले ज़ॉम्बी की हरकतें अचानक ठहर गईं, साथ ही उसे देख रहे ज़ॉम्बी भी मानो वे जम गए हों। स्विश स्विश, मकड़ी महिला की कलाई से स्पाइडर थॉर्न्स बाहर निकले। कुछ ही सांसों में परछाइयां बाहर निकलीं और पुच की आवाज़ के साथ उन्होंने क्रूरता से विशाल पंजे वाले ज़ॉम्बी के सिर को भेद दिया। विशाल पंजे वाले ज़ॉम्बी के पीछे के ज़ॉम्बी भी विरोध नहीं कर पाए, उनके सिर स्पाइडर थॉर्न्स से भेदे गए और फिर ज़मीन पर गिर पड़े। तेजी से आगे बढ़ते हुए और स्पाइडर थॉर्न्स दागते हुए उसने पल भर में ज़ॉम्बी के आधे समूह को मार डाला। गर्र जैसे ही दानवी आंख का प्रभाव फीका पड़ा, ज़ॉम्बियों ने फिर से दहाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन दानवी आंख मकड़ी महिला पहले ही उन तक पहुंच चुकी थी। उसके नुकीले पंजे उनकी गर्दन पर फिरे, आसानी से उनकी रीढ़ तोड़ दी और उनके सिर ज़मीन पर गिरा दिए। केवल 10 सेकंड से अधिक समय में शेष ज़ॉम्बी भी मारे जा चुके थे। दानवी आंख के मानसिक आघात का असर काफ़ी संक्षिप्त लगता है, मयंक ने धीरे से कहा, तीशा की ओर देखते हुए। हालांकि तीशा का भाव शांत बना रहा, उसने जवाब दिया, अभ्यास की कमी के कारण ऐसा है। कभी कभी वास्तविक लड़ाई में एक पल भी पर्याप्त होता है। उसकी बात झूठी नहीं थी। आखिरकार एक पल का ध्यान भटकना दुश्मन को एक घातक हमला करने का मौका दे सकता है। मयंक, अपने बिच्छू मकड़ी राक्षस को बुलाओ और इसके दमनकारी प्रभाव को आजमाओ। यहाँ आसपास कोई और नहीं है। मयंक मुस्कुराया, तीशा के सीधे दृष्टिकोण से थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है। ब्लड स्पिरिट की पुस्तक चमकी और बिच्छू मकड़ी राक्षस सड़क पर प्रकट हुआ। उसका भयानक शरीर 6 मीटर से अधिक ऊंचा था, जो दानवी आंख मकड़ी महिला की तुलना में ऐसा था जैसे एक पहाड़ी एक टीले के सामने हो। तीशा की भौहें थोड़ी सी कुढ़ीं, ये दब गया है, कम से कम 30% से, मुझे कुछ आजमाने दो। एक ठेकेदार के रूप में जैसे ही बिच्छू मकड़ी राक्षस प्रकट हुआ, तीशा स्पष्ट रूप से दमनकारी आभा को महसूस कर सकती थी जो उसने दानवी आंख मकड़ी महिला पर डाली थी। मयंक ने थोड़ा सिर हिलाया और तीशा ने तुरंत दानवी आंख मकड़ी महिला को हमला करने का आदेश दिया। दानवी आंख मकड़ी महिला ने अपनी मकड़ी की टांगों को मोड़ा और आगे छलांग लगाए, अपने हाथ उठाकर स्पाइडर थॉर्न्स दागे। हालांकि उसकी गति अभी भी तेज थी, लेकिन यह उसकी पिछली परछाई जैसी चमक की तुलना में काफ़ी धीमी थी। अब ये कम से कम 30% धीमी हो गई थी। दागे गए स्पाइडर थॉर्न्स को बिच्छू मकड़ी राक्षस की पूंछ ने एक तरफ हटा दिया। दानवी आंख अचानक जल उठी, उसका लाल प्रकाश चमका, लेकिन अगले ही पल बिच्छू मकड़ी राक्षस दहाड़ा और दानवी आंख मकड़ी महिला सहज रूप से अकड़ गई, जिससे उसकी जलती हुई दानवी आंख तुरंत धीमी पड़ गई। हरकत अचानक रुक गई और तीशा ने हमले को नियंत्रित करना जारी नहीं रखा। उसने सिर हिलाया, मुस्कुराई और कहा, यह सिर्फ 30% दमन नहीं है, उसकी कम से कम 40% शक्ति दमित है। केंद्रित नियंत्रण के साथ भी वह पूरी तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकती। लेकिन हमारी परिकल्पना सही होनी चाहिए। उसके दृष्टिकोण से दानवी आंख मकड़ी महिला पर दमन से उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वास्तव में वह इस विचार की पुष्टि करके खुश थी, ये सिर्फ एक प्रयोगात्मक प्रगति नहीं थी। अगर हम समय समय पर आपके दोनों एंजल एनवॉइस से इंजेक्टेबल घोल बनाने के लिए कुछ खून निकालते हैं, जिन्हें 1 से 3 चरणों में विभाजित किया जाए, तो जल्द ही सभी की शक्ति एक पायदान सुधर जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे सभी दमित हो जाएंगे। मयंक की आंखें थोड़ी चमकीं। तीशा का विचार निस्संदेह सही था, लेकिन उसे अभी भी कुछ अजीब लग रहा था। आखिरकार वह भी उन लोगों में से एक थी जो नियंत्रण में थे। लेकिन मयंक डगमगाने वाला नहीं था। उसने स्वाभाविक रूप से उसके दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुमने कहा, लेकिन चलो एक और चीज़ शामिल करते हैं। शिविर का वह हिस्सा जिसे अनुबंधित किया जाना है, वह बाद में ट्री बॉर्न वर्म्स को अनुबंधित कर सकता है।
तीशा हैरान दिखी, फिर तुरंत मयंक की विधि को समझ गई और मुस्कुराई। अगर हम उत्परिवर्तन और विकास को प्रेरित करने के लिए ट्री बॉर्न वर्म्स को एक नींव के रूप में उपयोग करते हैं, तो यह वास्तव में एक वंश का निर्माण करेगा। प्रारंभिक रक्तरेखा से लेकर बाद के संवर्धन तक सब कुछ मयंक के एंजल एनवायर से आता है। ऐसे दमन के साथ उसका विरोध करने के बारे में सोचना भी नहीं था। इसके अलावा यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। स्थिर एंजल एनवायर जनशक्ति स्थिर संवर्धन मार्ग का मतलब है कि शिविर लगातार युद्ध कर्मियों का उत्पादन कर सकता है और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित थी। वह विचारमग्न दिखी और कहा, मैं वापस जाकर ट्रीबॉर्न वर्म्स को प्रेरित करने की कोशिश करूंगी कि क्या मैं एक स्थिर मार्ग निकाल सकती हूं, लेकिन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति का मेल करना होगा जिसने ट्रीबॉर्न वर्म्स के साथ एक अनुबंध किया हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, तीशा ने सिर हिलाया और कहा, यह बिल्कुल उचित नहीं है। मैं इसे खुद संभालूंगी। मेरे पास अभी भी एक अनुबंध स्लॉट बाकी है। उसे अचानक ये बात याद आई, हालांकि यह एंजल एनवायर को मजबूत करने के लिए था। इसके अंदर की बात शिविर पर नियंत्रण बढ़ाने की थी और बहुत से लोगों को इसके बारे में जानना अच्छा नहीं होगा। अधिकांश लोगों के लिए परिणाम जानना पर्याप्त था, उन्हें प्रक्रिया समझने की जरूरत नहीं थी। उसने फैसला किया कि इस अवधि के दौरान खुद ही संभालना सबसे सुरक्षित होगा। इस विचार पर उसकी सुंदर आंखें थोड़ी घूमी और उसने मयंक को देखा। अगर वह होता तो वह उन राक्षसों की तुलना में जल्द ही एक उच्च कदम पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। जरूरत नहीं है। हालांकि मयंक के जवाब ने उसे हैरान कर दिया। क्यों? अपना दूसरा अनुबंध स्लॉट प्राचीन वर्म ट्री के जीव को अनुबंधित करने के लिए रखो। तीशा के दृष्टिकोण ने मयंक को आश्चर्यचकित किया, लेकिन उसने तुरंत इस गोपनीय दृष्टिकोण और व्यवहार को खारिज कर दिया जो निष्ठा की शपथ प्रस्तुत करने जैसा था। गोपनीयता हमेशा बनाए नहीं रखी जा सकती और संवर्धन का ऐसा मार्ग बस पक्ष चुनने की मांग करता है। मयंक ने शांत होकर बात की। वह जानता था कि आसपास इतने सारे बुद्धिमान लोगों के साथ इंजेक्शन पर शोध करने वाले अंततः रक्तरेखाओं और दमन के बीच संबंध का पता लगा लेंगे, कुछ ऐसा जिसे छिपाया नहीं जा सकता। इसके विपरीत उसे जिस चीज की जरूरत थी वह खुले तौर पर पक्ष और वफादारी चुनना था। एंजल एनवायर को अनुबंधित करने और रक्तरेखा इंजेक्टर के संवर्धन मार्ग का पालन करने का चुनाव करके ये स्वाभाविक था कि वह उसके गुट का सदस्य बन जाए। उसे वफादारी की जरूरत थी। दोनों तरफ खेलने वाले बस अंत में पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे, बस यही बात है। मेरा प्राचीन वर्म ट्री एक ऐसे जीव का प्रजनन करता है जो ट्रीबॉर्न वर्म से उच्च है। तुम उसे अनुबंधित करो। मयंक मुस्कुराया, मजाकिया ढंग से कहा, उसका उपयोग करके दमन शक्ति अधिक मजबूत होनी चाहिए। वह निष्ठा की शपथ प्रस्तुत करने और सही पक्ष चुनने के लिए उत्तम होगा, है ना? तीशा के होंठ ऊपर उठे जब उसने कहा, हालांकि ये समायोजन विधियों में बदलाव की अनुमति देता है। अगर उनमें से अधिकांश आपके एंजल एनवायर से संबंधित जीव हैं, तो मैं संबंधित स्तरों के लिए इंजेक्टर डिजाइन करने की कोशिश कर सकती हूँ। अलग अलग शक्ति वाले इंजेक्टर एंजल एनवायर के अलग अलग चरणों के अनुरूप होते हैं, जो कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं, साथ ही परत दर परत दमन करते हैं, जिससे पदानुक्रम अधिक गंभीर हो जाता है और मयंक उच्चतम स्थान पर खड़ा होता है। सबसे पहले देवाशीष को ढूंढते हैं। मयंक ने तीशा के साथ बिच्छू मकड़ी राक्षस की पीठ पर सवारी की, क्योंकि दानवी आंख मकड़ी महिला लोगों को ले जाने के लिए स्पष्ट रूप से नहीं बनी थी। दोनों सीधे नानशान आवासीय जिले की ओर बढ़े। रास्ते में आवारा राक्षसों का सामना हुआ, लेकिन वे सभी बिच्छू मकड़ी राक्षस के करीब चल रही दानवी आंख मकड़ी महिला द्वारा मारे गए। स्पाइडर थॉर्न की सीमा अपेक्षा से अधिक थी, जो लगभग 300 मीटर के भीतर प्रभावी थी, जिसकी गति एक नियमित गोली के बराबर थी। तेजी से पुनर्जीवित होने वाले हड्डी के कांटे स्व उपचार नहीं थे, लेकिन स्पष्ट रूप से समान विशेषताएं रखते थे। इस प्रकार उनकी यात्रा अत्यंत तेज थी और नानशान आवासीय जिले में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। सड़क पर कई परिवहन ट्रक खड़े थे और प्रणब लोगों का नेतृत्व करते हुए उनकी सुरक्षा कर रहा था। शोर सुनकर उसने पहले ही अपना हैंड क्रॉसबो धुंधले क्षेत्र की ओर तोल लिया था। बिच्छू मकड़ी राक्षस को धुंध से बाहर निकलते देख वह आखिरकार शांत हुआ। उसने पहचान लिया कि यह बॉस का एंजल एनवायर था। बॉस, प्रणब उनका स्वागत करने आया और जैसे ही मयंक और तीशा नीचे उतरे उसने पूछा, देवाशीष कहाँ है? क्या सामान लगभग तैयार है? चीज़ों की खोज लगभग हो चुकी है, लेकिन हमें कुछ विचित्र चीज़ का सामना करना पड़ा। प्रणब का भाव गंभीर था। मयंक की आंखें तेज हो गईं जब उसने पूछा, क्या हुआ? पूरा आवासीय जिला, पूरी सड़क, एक भी व्यक्ति नहीं, सब खाली, केवल कुछ बिखरे हुए राक्षस घूम रहे हैं। जब तुम लोग आपूर्ति की खोज करते हो तो किसी को न मिलना क्या काफ़ी सामान्य नहीं है? तीशा कुछ हैरान थी, लेकिन मयंक की भौहें पहले ही सिकुड़ चुकी थीं, क्योंकि उसने पिछली रात राक्षसों को साफ करते समय स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि आसपास जीवित लोग होने चाहिए।
कुछ फर्शों पर गतिविधि के स्पष्ट संकेत थे, लेकिन अब प्रणब कह रहा था कि कोई जीवित व्यक्ति नहीं है। प्रणब थोड़ा झिझका, फिर धीमी आवाज में कहा, जीवन के कोई संकेत नहीं हैं, सभी लोग चले गए हैं, ये सामान्य है, लेकिन कई जगहों पर लोगों के रहने के संकेत हैं, फिर भी आपूर्ति अभी भी वहां है, और लोग गायब हैं। टैप टैप टैप, पैरों की आवाज आई। जैसे ही देवाशीष जल्दी से आया, उसके साथ बीरेंद्र भी था। उसका भाव गंभीर था। मयंक, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए किसी को भेजने ही वाला था। क्या हो रहा है? लोग लापता हैं, और वे खुद से चले गए होंगे। एक घर में तो अभी अभी खाने का एक डिब्बा खोला गया था, अभी खत्म भी नहीं हुआ था। खाने का डिब्बा नया था, ज्यादा देर पहले नहीं खोला गया था। उसके बगल में पानी उबालने का एक बर्तन और चावल का एक खुला बैग था। सब कुछ इंगित करता था कि यहाँ लोग थे, और बहुत हाल ही में, लेकिन अब नज़र में एक भी व्यक्ति नहीं था, जिससे स्थिति काफी भयानक हो गई थी। देवाशीष ने मयंक को देखा और पूछा, हमें क्या करना चाहिए? मयंक ने विचार किया। पिछली रात जब वह राक्षसों को मार रहा था, तो उसे ऐसी अजीब स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। अगर कोई होती, तो उसे पिछली रात पता चल जाता। तो सबसे संभावित परिदृश्य ये था कि कोई अजीब चीज यहाँ खींची गई थी। प्रणब, लोगों को लो और आपूर्ति को पहले वापस ले जाओ। समझ गया। देवाशीष, बीरेंद्र, इस मामले को संभालने के लिए 10 अच्छे आदमी मेरे साथ छोड़ो। नानशान आवासीय जिला शन्हुविला से ज्यादा दूर नहीं था, और इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, अन्यथा ये देर सवेर एक आपदा में बदल जाएगा। उसने अपना मन बना लिया। उसने तुरंत प्राचीन वर्म ट्री को बुलाया, और ट्री बॉर्न वर्म्स अपनी जड़ों के साथ जमीन के नीचे जड़ पकड़ गए, तेजी से आसपास फैलने लगे। अध्याय 118, दानव शिकारी। ट्री बॉर्न वर्म्स का क्षेत्र 1000 मीटर तक फैला हुआ था। हालांकि सीधा मापने पर यह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये पड़ोस के एक निश्चित दायरे को खोजने के लिए पर्याप्त था। प्रणब ने मयंक के निर्देशों का पालन किया और बड़े ट्रकों को वापस ले गया। टीम के लिए 3 जीप छोड़ दी। देवाशीष और अन्य लोग ये देखकर चकित थे कि प्राचीन वर्म ट्री मजबूत हो गया है, लेकिन तीशा अधिक समझदार थी। उसने ट्री वोम की उपस्थिति को भांप लिया। वह मयंक के पास गई और धीरे से पूछा, क्या वह वही चीज है, नई क्षमता? मयंक की राक्षसों के साथ विलय करके नई क्षमताएं प्राप्त करने और यहाँ तक कि विकसित होने की क्षमता अब कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं थी। चूंकि मांस लाश मांद को विलय कर दिया गया था, तो इससे अनिवार्य रूप से नए बदलाव आएंगे। ट्रीवोम, ये पर्याप्त राक्षस सामग्री को अवशोषित करके अनुबंधित जानवरों को पोषित कर सकता है। केवल एक। तीशा का निहितार्थ स्पष्ट था। अगर केवल एक ही था, तो उसके लिए ट्रीबॉर्न वर्म को अनुबंधित करना बेहतर हो सकता है, ताकि मयंक की युद्ध क्षमताओं को कम न किया जाए। मयंक ने सिर हिलाया। ट्रीबॉर्न वर्म की तरह ये फिर से अनुबंधित जानवरों को जन्म दे सकता है, लेकिन इसके लिए समय और संसाधन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जन्म प्रक्रिया में समय लगता था, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में अनुबंधित जानवर के लिए केवल एक ही स्थान था। अगर ट्रीबॉर्न वर्म की तरह कई स्थान होते, तो एक को खोना इतना मायने नहीं रखता। अत्यधिक जन्म की अवधि के दौरान अन्य प्रतिस्थापन उपलब्ध होंगे। भले ही मयंक के 100 ट्रीबॉर्न वर्म्स हर दिन शिकार करते हों, तो भी हताहत होंगे। कभी कभार 1 या 2 को खोना 2 या 3 दिनों के दौरान धीरे धीरे फिर से भर दिया जाएगा। जब वे बात कर रहे थे, तो ट्रीबॉर्न वर्म्स ने अचानक प्रतिक्रिया दी, तेजी से प्राचीन वर्म ट्री की जड़ों पर लौट आए। मयंक ने तुरंत इसे महसूस किया और पूर्व की ओर देखा। गाड़ियों में बैठो, वुफू रोड पर गतिविधि है। हर कोई तुरंत वाहनों में बैठ गया, और प्राचीन वर्म ट्री तेजी से एक मानवरूपी अवस्था में बदल गया। 3 मीटर ऊंचे ट्रेन फॉर्म में रूपांतरित हो गया और फिर तेजी से वुफू रोड की ओर बढ़ा। अब जब सभी ट्रीबॉर्न वर्म्स बाहर थे, तो सीधे प्राचीन वर्म ट्री को बुलाना सुविधाजनक था। हालांकि वे ट्रीबॉर्न वर्म्स हवा से वापस नहीं आएंगे, ऐसी हानि नगण्य नहीं थी। अपने ट्रेन फॉर्म में प्राचीन वर्म ट्री की गति एक विशिष्ट वाहन से धीमी नहीं थी, और इस कोहरे में यह एक प्रकाशस्तंभ की तरह अत्यधिक फुर्तीला था। उस दिशा में खोज कर रहे ट्रीबॉर्न वर्म्स भी तेजी से प्राचीन वर्म ट्री का पीछा कर रहे थे, एक सेना की तरह मिल रहे थे। डॉट 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 डॉट, भागो, ये राक्षस कठोर हैं। सड़क पर एक काली संशोधित कार तेज गति से कोहरे में टक्कर मार रही थी। वाहन के चारों ओर कई काले आकृतियां कोहरे में दौड़ रही थीं, जिनके दोनों ओर काले तंतु लहरा रहे थे। कार में बैठे 4 लोग अधिक चिंतित और भयभीत हो रहे थे। डर अनैच्छिक रूप से उनके चेहरों को ढक रहा था। लानत है, उन्हें इन राक्षसों का शिकार करने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए था। मूर्खता से विकास के लिए मांस और रक्त को निगलने की कोशिश कर रहे थे। स्विश! अचानक एक काली आकृति उनकी कार के साथ तालमेल बिठाए हुए थी, और एक भयंकर गति के साथ एक तंतु बाहर निकला, जो कार की खिड़की तक पहुंच गया। नहीं, नहीं! ड्राइविंग कर रहे व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह से बदल गया, लेकिन तंतु पहले ही साइड विंडो तक पहुंच चुका था।
तंतु के टिप पर एक लाल बत्ती चमकी और ड्राइवर की नज़र एक पल में चकरा गई। फिर उसने ज़बरदस्ती स्टीयरिंग व्हील को घुमाया और वाहन किनारे पर पलट गया। धमाका। वाहन की आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी थी। शुक्र है अंदर के सभी 4 ठेकेदार थे जिन्होंने तुरंत दरवाजे खोल दिए और बाहर निकल आए। उनके हाथों में ब्लड स्पिरिट की पुस्तक से एक लाल बत्ती निकली और 4 एंजल एनवाया को बुलाया गया। सभी कद में ऊंचे 3 मांस लाशों जैसे थे जबकि एक विशाल मैक्रोफेज डॉग के रूप में था। लानत है, वे हमें घेर रहे हैं। हमें कभी भी इस तरह के राक्षस का शिकार नहीं करना चाहिए था। उनका नेतृत्व कर रहे छोटे बालों वाले व्यक्ति का चेहरा राख जैसा था। उसके सामने का एंजल एनवाया 2 मीटर ऊंचा खड़ा था, जिसका एक हाथ विशाल पंजे जैसा था और दूसरा ऑक्टोपस के टेंटेकल्स जैसा। वह प्राणी विशाल था और उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से फर्स्ट ऑर्डर पर ग्रेड थी। अन्य 3 थोड़े कम थे लेकिन फिर भी फर्स्ट लेवल इंटरमीडिएट की शक्ति रखते थे। एंजल एनवाया में रूपांतरण के स्पष्ट संकेत दिखाई दिए। हालांकि तीनों घायल थे, खासकर वह मांसपेशियों वाला व्यक्ति जो ड्राइविंग कर रहा था, जिसके माथे से खून बह रहा था। उसका चेहरा चरम सीमा तक काला पड़ गया था। गर्र कोहरे में उनका पीछा कर रही काली आकृतियों ने अब उन्हें घेर लिया था। ये लगभग 2 मीटर लंबे कुत्ते जैसे जीव थे जिनकी एक ही आंख थी और नीचे एक लाल ऊर्ध्वाधर चीरा था जिससे उनके मुंह फट गए थे। उनके सिर के दोनों और तंतु थे जिनके सिरों पर आंखों जैसी लाल आकृतियां थीं। उनके तंतुओं से सावधान रहो, उन आकृतियों को सीधे मत देखो। गोडू का चेहरा कठोर था जब उसने आई बीस्ट्स को देखा, जिनमें से एक के कंधे 1.5 मीटर ऊंचे थे और शरीर 3 मीटर लंबा था। उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से उसी के बराबर थी, लेकिन तंतु सबसे भयानक थे। हमला। गोडू आगे बढ़ा, उसका एंजल एनवाया उसके बगल में तालमेल बिठाए हुए था क्योंकि उसने अपने तंतुओं से आगे वाले आई बीस्ट पर हमला किया। धमाका। आई बीस्ट अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था, दूर कूद गया क्योंकि तंतु जमीन पर धड़ाम की आवाज़ के साथ जोर से लगे। जैसे ही वह चकमा दे रहा था, आगे वाले आई बीस्ट के तंतु गोडू के एंजल एनवाया की ओर लपके, सिरे गहरे लाल रंग में चमक रहे थे, अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए तैयार थे। गोडू का भाव बदल गया। उसने नज़र हटाई क्योंकि एंजल एनवाया ने आगे बढ़कर अपने तंतु से उस तंतु को हटा दिया। लाल बत्ती मंद हो गई, क्षमता में बाधा पड़ गई, लेकिन बाकी बचे 5 आई बीस्ट्स ने पहले ही उन्हें घेर लिया था, लड़ाई में उलझ गए। आई बीस्ट के टेंटेकल्स में नियंत्रण की एक निश्चित सीमा थी और वे बार बार हमला नहीं करते थे। गोडू और उसके 3 साथी लड़ाई में मिलकर काम कर रहे थे और ठेकेदार भी कार्यवाही कर रहे थे जो उन्हें मुश्किल से बनाए हुए था। कुछ मिनटों तक गोडू और वे 4 आई बीस्ट के खिलाफ लड़ते रहे जब तक कि जिसका माथा घायल था, संजय, खून बहने से क्षणिक रूप से विचलित हो गया, जिससे उसकी हरकतें डगमगा गईं। अवसर का लाभ उठाते हुए आई बीस्ट के टेंटेकल ने हमला किया, एक थप्पड़ के साथ उसे दूर फेंक दिया। संजय। गोडू बचाव के लिए आना चाहता था लेकिन आगे वाले आई बीस्ट ने पहले ही अपने टेंटेकल्स को एक चाबुक की हिंसा के साथ इधर उधर घुमाया। उसका चेहरा रंग बदल गया और वह केवल अपनी रक्षा के लिए अपने हथियार का उपयोग कर सकता था, जिसमें एंजल एनवाया सुरक्षा में सहायता कर रहा था। कोई बचाने वाला नहीं था। 5वें आई बीस्ट ने पल का फायदा उठाया और झपटा संजय की गर्दन पर काटने की कोशिश की। जीवन और मृत्यु के सामने संजय ने चकमा देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन आई बीस्ट के खुले मुंह ने उसकी पूरी बाईं भुजा को काट दिया। उसकी दर्दनाक चीख सड़क पर गूंज उठी। जैसे ही आई बीस्ट अपना हमला जारी रखने वाला था, अचानक हवा में छेद करने वाली किसी चीज की सीटी की आवाज आई। कोहरे से एक स्पाइडर थॉर्न बाहर निकला और तेजी से आई बीस्ट से टकराया, उसके शरीर से पार हो गया। इंजनों की दहाड़ की आवाज़ आई क्योंकि 3 जीपें कोहरे से बाहर निकलीं, वुफू रोड पर पहुंच गईं। भाइयों, मुझे बचाओ, उनके टेंटेकल्स से सावधान रहो, वे लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। गोडू तुरंत उत्साहित हो गया, ये जानकर कि लोगों की मदद से वे इन राक्षसों से बच सकते थे। हालांकि अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया क्योंकि कई विशाल राक्षस कोहरे से बाहर निकले, जिनमें सबसे आगे 6 मीटर ऊंचा था, जिसका शरीर काले कवच से ढका हुआ था, आधा मानव आधा मकड़ी और एक राक्षस की तरह खड़ा था। शेष राक्षस भी काफी बड़े थे, एक 3 मीटर ऊंची मकड़ी महिला, एक विशाल सुअर राक्षस जो एक ऑफ रोड वाहन से बड़ा था, और अंत में एक भयंकर मानव चेहरे और भयानक लताओं वाला एक बड़ा ट्रेन फॉर्म। एक पल के लिए वह ये नहीं बता सका कि आने वाले राक्षस थे या एंजल एनवायर। गर्र। आई बीस्ट ने संकट को महसूस करते हुए गुस्से से दहाड़ा और बिच्छू मकड़ी राक्षस और अन्य की ओर मुड़ा। उसके टेंटेकल्स झूल रहे थे और एक लाल चमक दिखाई दी, लेकिन दानवी आंख मकड़ी महिला की गहरे लाल दानवी आंखें एक साथ खुली, एक मानसिक आघात को जारी किया। चमकदार टेंटेकल्स दर्द में एंग गए। आई बीस्ट ने एक दुख भरी चीख निकाली, उसका रूप पीड़ा में झुक गया।
उसी क्षण प्राचीन वम्ट्री के हाथों से लताएं निकलीं, उन्हें तुरंत बांध दिया, टेंटिकल्स और शरीर दोनों को कसकर लपेट दिया। हमले की क्रूरता ने गोरडू और उसके समूह को स्तब्ध कर दिया, वे जमे हुए खड़े रहे। सौभाग्य से गोरडू को होश आया और वह तुरंत संजय के पास दौड़ गया। डटे रहो संजय। संजय की बाह ऊपरी हिस्से से काट दी गई थी, खून लगातार बह रहा था। उसने अपनी बेल्ट बाहर निकाली, उसे घाव के चारों ओर कसकर लपेटा और खून बहना रोकने के लिए उसे मजबूती से सुरक्षित कर दिया। क्लिक। कार का दरवाज़ा खुला और मयंक और उसकी टीम बाहर निकली। गोरडू और उसकी टीम ने आश्चर्यचकित भाव दिखाए, क्योंकि नेता 20 के दशक की शुरुआत का एक युवक निकला। अरे तुम लोग यहाँ आओ। देवाशीष ने गोरडू और अन्य को देखा, उन्हें पास आने का संकेत दिया। गोरडू क्षणिक रूप से स्तब्ध था, उसके चेहरे पर सतर्कता की एक झलक आई, लेकिन वह जल्दी से बहुत आज्ञाकारी हो गया। पीले चेहरे वाले संजय को सहारा देते हुए वे पास पहुंचे। धन्यवाद, उसने कृतज्ञता भरी नज़र से व्यक्त किया, ये जानते हुए कि जान बचाना कोई छोटी बात नहीं थी। अगर आप नहीं होते तो हम इन राक्षसों द्वारा पकड़े जा सकते थे। पकड़े? मयंक के चेहरे पर जिज्ञासा का एक संकेत दिखा। स्पष्ट रूप से इन लोगों को कुछ पता था, इसलिए उसने कहा, मुझे इन राक्षसों के बारे में बताओ और अपने बारे में भी। जी, मयंक ने शांत होकर बात की, जिससे गोरडू का दिल घबराहट से कस गया। उसने मयंक के पीछे के एंजल एनवायर और कारों से बाहर निकल रहे अन्य लोगों का मूल्यांकन किया, जो मानक क्रॉसबो से सुसज्जित थे, और भी चिंतित महसूस किया। ये लोग सिर्फ मजबूत नहीं थे, वे एक पर्याप्त शक्ति का हिस्सा थे। मैं राक्षसों का शिकार कर रहा था जब मुझे ये जीव मिले, उनमें से सिर्फ एक, लगभग फर्स्ट लेवल इंटरमीडिएट, इसे एक एंजल एनवायर को खिलाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से पीछा करने के दौरान मुझ पर उनके द्वारा घात लगाया गया और दूसरे वाहन में बैठे सभी लोग मारे गए। गोरडू की आंखें थोड़ी नीची हुईं, स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा था, और फिर कहा, अगर आपके बचाव के लिए नहीं होते तो हम शायद। राक्षसों का शिकार। ये पहली बार था जब मयंक ने उत्तरजीवियों को ऐसी रणनीतियों का उपयोग करते देखा था, और शिकार का उद्देश्य स्पष्ट रूप से विकास को प्रेरित करने के लिए भक्षण करना था, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, चीकू की तरह। वे ऐसा पहली बार नहीं कर रहे थे, लेकिन एक सर्वनाश 1 महीने से अधिक, लगभग 2 महीने से चल रहा था, ऐसे कार्य अनुचित नहीं थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि गोरडू और उसकी टीम आपदा का सामना कर चुकी थी। देवाशीष का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने नाक फुलाया, बात को घुमाओ मत। तुम किस शिविर से हो और तुम्हें राक्षस कहाँ मिले? साफ साफ बताओ। अगर तुम ईमानदार रहे तो हम तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा नहीं करेंगे, वरना हमें खेद होगा। गोरडू का चेहरा कठोर हो गया, ये जानते हुए कि अस्पष्टता काम नहीं करेगी, और जल्दी से कहा, तारांकन, मेरा मतलब वह नहीं था। हम चांगलिन स्ट्रीट से उत्तरजीवी हैं और हमें ये राक्षस आसपास मिले। उनकी उत्तरजीवियों को भ्रमित करने और नियंत्रित करने की क्षमता को देखते हुए, इसीलिए हम उनका शिकार करना चाहते थे। हम। मयंक की नज़र तेज हो गई जब उसने कहा, वे कैसे नियंत्रित करते हैं? उस टेंटिकल से। वे किस दिशा में गए? हाँ, टेंटिकल से। गोरडू ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, टेंटिकल से निकलने वाली लाल बत्ती एक व्यक्ति के दिमाग को भटका सकती है। थोड़े मजबूत ठेकेदार थोड़ा विरोध कर सकते हैं, लेकिन साधारण लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हमने साधारण लोगों को मंत्रमुग्ध होते हुए देखा और फिर टेंटिकल्स द्वारा बांधकर अपहरण कर लिया गया, इसीलिए हमें उनका शिकार करने का विचार आया। एक क्षमता जो नियंत्रित कर सकती थी, भले ही उसे भक्षण करने से रूपांतरण प्रेरित न हो, फिर भी कोशिश करने लायक थी। हम मूल रूप से सफल थे, उनमें से एक को घायल कर दिया, लेकिन जब हमने उनका पीछा साउथ सिटी नंबर 2 मिडिल स्कूल के पास किया, तो बदले में हम पर घात लगाया गया। नानशान आवासीय जिले में अजीब स्थिति आई बीस्ट्स द्वारा दिमाग नियंत्रण का उपयोग करके लोगों के अपहरण से संबंधित लगती है।